हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 26 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ इन इंडिया। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जनसंख्या और घनत्व वितरण तथा वृद्धि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और ये टॉपिक कई मानने में जो है हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे जो बच्चे कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। और इसमें जो है हम हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि जनसंख्या क्या होती है, उसके घनत्व, वितरण और वृद्धि के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर factors influencing of distribution and density of population. There is a most important topic, factors influencing distribution and density of population here. As we have discussed earlier, the spatial is a spread of population in India is not uniform. There are very wild, regional and variation. Let us see that is a factor are responsible for the variation. All such a factor affecting the population and distribution and density may is broadly be grouped into two major categories. They are a physical factor and second here B a social economical factor. That is the most important. The first here physical factor. The come here physical factor play a vital role in their density and distribution of population. Physical factor include a landform, climate, soil, etc. There is a physical factor. There is a population is factored here. A factor, main of population factor here. A landform, climate, soil. There is a physical factor. So there is a lot of improvement in their technology, but the patterns of population distribution all over the world continues to reflect their influence of varied physical factor. There is important, and there is a landform as first. The landform it is influence their distribution pattern of population. The most important attribute of the landform which the determine to population density and distribution are the altitude and slope. The most striking are evidence of the influence of altitude and slope on population density and distribution have been to observe between two mountain and plains. For example, take the case of most densely populated Indo-Ganga plain on the one hand and the highly mountainous state of Arunachal Pradesh on the other. There is important landform here. Another than there is a factor like a drainage and water table has also been affecting to population distribution here. The next here, climate. The climate is one of the still is the element of the physical factor which influence the spatial distribution of population through the temperature condition and the amount of precipitation. Take the case of hot and dry desert as Rajasthan and the cold and wet eastern Himalayan region where a very low temperature and heavy precipitation prevail here. And this is a reasons for
uneven distribution and low density of population here. Almost even distribution and high density of population are found in the plain of Kerala and West Bengal, where is the rainfall is the high. It is the lowest region of Rajasthan and the leeward is the side of Western Ghat. There is the most important here climate. The next is soils. Soil is another factor which affects the density and distribution of population. One may be attempted to the question the validity of role of soil in a present day highly industrialized society. They're a highly industrialized society, but even today about 75% of population in India is live in a villages. People in the villages Iran there is a livelihood and from the agriculture which is a depend upon the quality of soil. That is why the abuse region of the northern plain and the coastal and tax region of India is a continue to be a support high density of population. On the other hand, it may be avoided to the mentioning that vast a tract of the land is a desert area like Rajasthan, Ranas and Kutch in Gujarat. The right reason is that Uttarakhand has been suffering from a problem like a soil erosion and soil influences which is a support only low density of population. In any region, the density and distribution is influenced by more than one factor. And take for example northern eastern region of India. Here several factors are responsible for a low density of population. And this factor are high rainfall, rough terrain, dense forest, and poor quality of soil. And the next here, social economical factor. There is a B part, social economical factor. Like a physical factor and social economical factor also play an equal important role in density and distribution of population. However, there is maybe not be a perfect agreement upon to the relative importance of these two determinants. In content of place, physical factor play a vital role, whereas on some places is a social economical factor have a great impact. It has generally been agreed that the role of social economical as a non-physical determinant of increase. The various social economical factors which have impact upon the population are social, culture and political factors. Exploitation of natural resources. The first social economical factor here, the social, culture and political factor. The Mumbai Pune industrial complex is a good example to show how to social, culture, historical and political factor collective have a contribute to be a rapidly growth of population and its density. Less than 200 years ago, there was a small, insignificant island of the Thana crack on the western coast. The adventures this progresses as a seaman and the claimant this island is their merchant. The merchants and they in turn gift this island to the royal family of England by way of dowry. And this couple of sleepily of Phoenix village located on this island could never guess that it would be a shortly turned into be Indian as the largest population and conglomerations and East India Company of England set up a trading of center on this island and later made it is a capital city of Mumbai Presidency. The Mumbai Presidency is important. There is important also here. Enterprising trading and business commodities of Paris, Kutch and Gujarat play a leading role in a setting a textile mill and development of water power and lining road and railways across the Western Ghat. Connected it with there is a hinterland. Unexpectedly, there is seas of international navigation canal made of Mumbai the nearest of Indian port to be Europe. Ability of educated youth for the Mumbai and Pune is expensive and displaced labor for the Konkan and also contribute to the rapidly population growth. The discovery of Mumbai High
Oil and natural gas field give a boost to its petrochemical industry. Today, Mumbai is known as the commercially capital of India, is backed by the international and domestic airports, the major seaport and national road and is a rail terminals. Similar is the case with the other cities like Kolkata and Chennai, which were established by the colonial rulers. The next year, ability of natural resource. Ability of natural resource. There is the most important factor, the effect of population. The Chota Nagpur Plateau region has all along been a rocky and rugged terrain, and there is a raining and fortress. This region has been to the home of several tribes and was not a sparsely populated part of country. However, a string of industrial town and center have springs up over to the past century. Soon after, rich minerals such as iron, ores, manganese, limestone, coal, etc. were found in individually abundance and close to one to another. The rich coal and rich field have attracted heavy industry of particular iron and steels. Heavy engineering of metallurgies and trans equipment industries. The region has also important is a superpower thermal station from where power is supplied to far off areas. After a liberalization, many multinational as well as national companies has been established. There is industries in large numbers. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, जनसंख्या तो हर एक क्षेत्र में बस सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो जनसंख्या को बसने नहीं देती है वहाँ पर। तो जनसंख्या को सबसे अधिक प्रभावित करता है कुछ कारक, और उसी के विषय में हम जानने के लिए जो है यहाँ पर आए हैं और जानेंगे कि भाई कौन कौन से जो फैक्टर है जो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करता है। मैंने आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि कुछ क्षेत्र में जनसंख्या जो है हद से अधिक होते हैं। जैसे दिल्ली में देखिए पर किलोमीटर जो है 9,400 के आसपास है, लेकिन वही हम देखा अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर के या राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही विरल है। तो इसका कारण क्या है? कोई फैक्टर होगा ना जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसी बात पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर बात पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो फैक्टर कौन सा है जो इतना प्रभावित करता है जनसंख्या को। तभी तो कहते हैं कि जनसंख्या का वितरण जो है असामान्य है। तो इसी पे हम जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देखिए, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के प्रभावित करने वाले कारक के रूप में दो कारक को मेन माना गया है, एक भौतिक कारक, एक सामाजिक आर्थिक कारक। तो भौतिक कारक तो आप समझ गए होंगे कि जो नेचुरली है, जो भौतिकीय है, और सामाजिक आर्थिक कारक जहाँ पर आमदनी हो, पैसे हो, जहाँ इंडस्ट्री हो, जर्नल सी बात। तो इसी पे हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं अगर प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, जैसे कि पहले हम लोगों ने चर्चा किया है कि भारत की जनसंख्या स्थानीय वितरण एक सामान्य नहीं है और इसमें बहुत अधिक क्षेत्रीय विभिन्नताएं देखने को मिलता है। आइए हम वो कौन से कारक जो ये विभिन्नताओं को बताते हैं और वो सब कारक जो जनसंख्या को घनत्व एवं उसकी वितरण को प्रभावित करते हैं, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी जो होती है भौतिक कारक और दूसरा जो होती है सामाजिक आर्थिक कारक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं भौतिक कारक को। चलिए देखते हैं भौतिक कारक में कौन कौन प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। भौतिक कारक यहाँ पर आया है, कहते हैं जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले अहम भूमिका निभाते हैं। भौतिक कारकों में सम्मिलित है भूमि की बनावट या आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि। तो आपको तो पता ही है कि भूमि की बनावट महत्वपूर्ण होता है, प्राकृतिक, जलवायु, मृदा आदि होते हैं। इधर भी विभिन्न जो है विज्ञान एवं तकनीक में बहुत अधिक प्रगति है, परंतु फिर भी भौतिक कारकों का प्रभाव बरकरार है। कहते हैं विज्ञान ने बहुत तरक्की किया है, लेकिन हम भौतिक जो प्रभाव है अभी जो है इससे अछूता नहीं रह सका है। तो सबसे पहला हमारा भौतिक कारक के अंतर्गत आता है भू आकृति। देखिए, भू आकृति क्या है, ये कैसे जो है जनसंख्या को प्रभावित करता है। कहते हैं ये जनसंख्या वितरण को प्रतिरूप को प्रभावित करता है
और भू आकृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, उसमें मौजूद ढलान, उसकी ऊंचाई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन समतल सपाट क्षेत्रों में जनसंख्या जो है बहुत घना होता है। तो ये भू आकृति है जिसके कारण इतनी जनसंख्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इन दोनों गुणों पर जो है जनसंख्या का घनत्व वितरण बहुत कुछ आधारित रहता है। जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण बहुत कुछ इन्हीं कारणों पर आधारित रहता है। और इसका प्रमाण जो है पहाड़ी व मैदानी क्षेत्र की भूमि ले सकता है, यानी इसका प्रमाण जो है पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। कहते हैं गंगा सिंधु के मैदानी भूभाग धनी आबादी का क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश समूचा पहाड़ी घिरा उबड़ खाबड़ पर्वतीय भूभाग है। अंत जनसंख्या घनत्व सबसे कम, वितरण भी विरल एवं फैला हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कि मैदानी क्षेत्र जो है वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक आबादी रहती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वहाँ पर पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है और मैक्सिमम यहाँ बारिश होती ही रहती है। तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। इसके अलावा भौतिक कारकों में स्थान विशेष का जल प्रभाव क्षेत्र या भूमि जल सतह जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। तो जल प्रवाह कैसा है वहाँ पर, ठीक है, भूमि जल सतह कितनी कैसी है, तो ये सारी कारक जो है भू आकृति के अंतर्गत जनसंख्या को प्रभावित करती है। उसके पश्चात है जलवायु। देखिए जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हमें पता है कि भारत का जलवायु में बहुत ही विभिन्नता देखने को मिलता है। कहीं सर्दी हो रही होती है तो कहीं गर्मी पड़ रहा होता है, तो कहीं बरसात से लोग परेशान होते हैं। तो जलवायु बहुत ही अंतर देखने को मिला है। किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या को स्थानिक वितरण एवं प्रसार को काफ़ी प्रभावित करता है। अब राजस्थान के गर्म और शुष्क रेगिस्तान, साथ ही ठंडा एवं आर्द्रता नमी वाले पूर्वी हिमालय भूभाग का उदाहरण ले लें। यानी देखिए एक क्षेत्र में गर्मी होता है तो एक क्षेत्र में जो है बर्फ जमा हुआ रहता है। इन कारणों से यहाँ जनसंख्या वितरण असामान्य व घनत्व बहुत ही कम है। राजस्थान में आपको पता है कि जनसंख्या बहुत ही कम है, वही हिमालय भूभाग में देखें तो वहाँ जनसंख्या बहुत ही विरल है। केरल एवं पश्चिमी बंगाल की भौगोलिक परिस्थिति इतनी अनुकूल है कि यहाँ आबादी सघन एवं सामान्य रूप से वितरित है। अगर केरल की बात करो और पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं, पवन विमुख भाग तथा राजस्थान के भागों में घनत्व बहुत ही जनसंख्या कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारक जलवायु है जो जनसंख्या को जो है प्रभावित करती है और काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी है। उसके पश्चात आता है मिट्टी। देखिए मृदा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना, किसी क्षेत्र की माटी इतनी उपजाऊ होती है कि लोग सोचते हैं कि यहीं पे बस जाऊं, और बस भी जाते हैं। तो मिट्टी भी बहुत महत्वपूर्ण भौतिक कारक के अंतर्गत आ सकता है। यह बहुत हद तक जनसंख्या के घनत्व एक वितरण को प्रभावित करता है। वर्तमान औद्योगिकरण एवं उद्योग प्रमुख समाज में मृदा कैसे जनसंख्या को प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है, ये स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है। लेकिन ये प्रश्न कहते हैं होना एक स्वाभाविक बात रहता है, लेकिन ये जरूरी भी है। परंतु सच्चाई कि आज भी भारत की 75% जनता गाँव में ही बसती है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। सबको ये बात पता है कि 75% से अधिक जनसंख्या जो है अभी भी गाँव में ही निवास कर रही है और ग्रामीण जनता अपना जीवन यापन खेती से ही कर रही है और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए। और इसी वजह से भारत उत्तरी मैदान भाग, समुद्री तटबंधीय मैदान भाग एवं सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ एवं मुलायम मिट्टी की प्रचुरता के कारण यहाँ पर देखिएगा सघन जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करता है, यानी जनसंख्या यहाँ पर अधिक है। और दूसरी ओर राजस्थान के विशाल मरुस्थल क्षेत्र, गुजरात का कच्छ का रण और उत्तराखंड के तराई भाग जैसे क्षेत्रों में जनसंख्या जो है बहुत ही कम है। तो ये मिट्टी का भी प्रकोप है। आपको पता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पर कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और सभी मिट्टी की अपनी अपनी गुण होती है। और कुछ मिट्टी जो है बहुत फर्टिलाइज़र होती है, उसमें बहुत ही उर्वरकता मौजूद होती है और कृषि के लिए अनुकूल होती है। तो उस क्षेत्रों में जो जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि सारी सुविधाएं उनके भूमि से प्राप्त हो जाती है। मृदा कटाव और मृदा में रेत और फिन जो है मिट्टी सफ़ेद नमकीन परत चढ़ जाना जो उसकी उपजाऊपन को नष्ट कर देती है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये बात जरूरी है कि जहाँ पर अच्छी मिट्टी ना हो, नमकीन हो, नमक वाली हो, वहाँ पर तो कृषि करना संभव ही नहीं रह जाता।
किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण एक से अधिक भौतिक एवं जो है भौगोलिक कारकों को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण स्वरूप भारत के उत्तर पूर्वी भाग को ले ले हम, यहाँ अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे भारी वर्षा भी है, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय श्रृंखलाएं भी हैं, उतार चढ़ाव वाली जमीन की बनावट है और सघन वन एवं पथरीली सख्त मिट्टी है, जो ये काफ़ी प्रभावित करता है यहाँ की जनसंख्याओं को। और ये सब एक साथ मिलकर जनसंख्या को घनत्व वितरण को काफ़ी विरल बनाता है। तो ये सारे फैक्टर जो थे भौतिक काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब हम देखते हैं सामाजिक एवं आर्थिक कारक। तो चलिए देखते हैं सामाजिक और आर्थिक कारक। यहाँ पर देखा जाए तो सामाजिक आर्थिक कारक आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भौतिक कारकों के समान ही सामाजिक आर्थिक कारक भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं, परंतु इन दोनों कारकों के सापेक्ष महत्व के विषय में पूर्ण एकरूपता नहीं हो सकती है। देखिए दोनों एक जैसा नहीं है, एक भौतिक कारक है तो एक सामाजिक आर्थिक कारक है, और कुछ स्थानों पर भौतिक कारक ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये तो मैंने देखा ही, बताया ही कि रेगिस्तान के साथ में देख लीजिए या पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो कुछ जगहों पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपको पता ही है कि मुंबई जैसे क्षेत्रों में काफ़ी जो लोग निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ट्रेड होती है। सामान्य तौर पर आम सहमति से सामाजिक एवं आर्थिक कारकों की भूमिका बढ़ती चली जा रही है, और विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारक जो जनसंख्या की जो बासवाट की विभिन्नताएं लाते हैं इस प्रकार हो सकते हैं, जिसके हम 2 पॉइंट पे यहाँ चर्चा करेंगे। एक होगा सामाजिक संस्कृति एवं राजनीतिक कारक और दूसरा होगा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। हम इन्हीं दोनों पर जो है सामाजिक आर्थिक कारक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला सामाजिक संस्कृति एवं राजनीतिक कारक कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे समक्ष आया है सामाजिक संस्कृति एवं राजनीतिक कारक। कहते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक कॉम्प्लेक्स एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है, और ये दर्शाता है कि किस प्रकार सामाजिक संस्कृति इतिहास और राजनीतिक कारकों के समूह ने इस कॉम्प्लेक्स की जनसंख्या घनत्व को तीव्र वृद्धि किया है। देखिए जैसे राजनीतिक कारक होता है, संस्कृति होते हैं, वैसे जनसंख्या भी उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ते हैं। और आज से 200 वर्षों में भी पहले पश्चिमी समुद्री तटबंध थाने इलाकों से सक्रिय खरोड़ों में जो है महावहीन छोटे छोटे बिखरे द्वीप समूह थे, और साहसी पुर्तगाली नाविकों ने इस द्वीप समूह पर अपना अधिकार कायम कर भी लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अग्रहित द्वीपों पर स्वामित्व उनके राजा के पास था, और पुर्तगाल के राजाओं ने इस इंग्लैंड के राजघरानों को जो है दहेज स्वरूप भेंट भी कर दिया था, क्योंकि ये सामाजिक कारक था, सांस्कृतिक कारक था। तो ये जो ज़मीन थी उसको उन्होंने दहेज में भेंट कर दिया। और इन द्वीपों में निवास करने वाले मछुआरों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि किसी दिन उनकी यह बसा बटाया एक विशाल जनसंख्या के समूह के रूप में विकसित हो जाएगा, और धीरे धीरे वहाँ पर विकास हो गया। तो ऐसे सामाजिक कारक जो है प्रभावित करते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस द्वीप पर एक व्यापारिक केंद्र को भी स्थापित किया, जिसे बाद में बम्बे प्रेसिडेंसी के राजधानी शहर में परिवर्तित कर दिया गया। उद्यमी व्यापार कुशल संप्रदाय जैसे फारसी, कच्छी, गुजराती लोग यहाँ कपड़ा बनाने की मिलों को स्थापित भी किया, और इसके लिए आवश्यक जलशक्ति का भी विकास किया गया। कहते हैं जिस क्षेत्र में निवास होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर संस्कृति विकसित हो जाती है, वहाँ पर देखा जाए तो आर्थिक राजनीतिक सब विकास हो जाता है। और इतना ही नहीं, पश्चिमी घाट जो है पर्वत श्रृंखलाओं के आर पार सड़क तथा रेल मार्ग का निर्माण भी किया गया, और इससे पुष्ट प्रदेश आवागमन के साधनों के संपन्न हो गया। आशा के विपरीत सुएज नहर का जो है निर्माण हो जाने से मुंबई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, भारत ऐसा बंदरगाह बन गया जो यूरोप का सबसे नज़दीकी व्यापारिक केंद्र सिद्ध हुआ। और मुंबई में शिक्षित युवकों की मौजूदगी तथा कनौकन के रास्ते, सशक्त एवं अनुशासित मजदूरों की आसान उपलब्धता ने यहाँ की जो क्षेत्रीय जनसंख्या को तेजी से पनपने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए दूसरे पॉइंट को तरफ हम नज़र करें। कुछ समय पश्चात मुंबई के नज़दीक अरब सागर के उथले क्षेत्रों में तेल, जो कि पेट्रोलियम था, गैस भंडार की खोज ने इस क्षेत्र में पेट्रो रसायन उद्योग को उभरने में बहुत ही बढ़ावा दिया। और आज मुंबई भारत की जो वाणिज्यिक एवं व्यापारिक जो राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई अड्डे भी स्थापित किए गए, जो कि जब काफ़ी जरूरी था। मुंबई देश तथा विदेश के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों ने जुड़ा हुआ है, और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं रेल मार्ग का जो है अंतिम छोर मुंबई में ही है। कहते हैं लगभग ऐसी स्थिति उपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत के
अन्य प्रमुख महानगर कोलकाता, चेन्नई के साथ भी लागू होता है। कहते हैं जहाँ पर सुविधा होता है वहाँ महानगर बन जाती है, और महानगर बनती है तो वहाँ पर राजनीतिक विकास होता है, संस्कृति का भी विकास होता है और सामाजिक का भी विकास होता है। तो लोगों की जनसंख्या वहाँ पर बहुत ही अधिक हो जाता है। जैसे दिल्ली देख लीजिए, ठीक है, मुंबई देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक अमाउंट में निवास करती है। यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। दूसरी पॉइंट यही कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। छोटा नागपुर का पठार हमेशा से एक पर्वतीय, पथरीली एवं ऊबड़ खाबड़ वाला क्षेत्र रहा है। वर्षा एवं वनों में आच्छादित यह भाग अनेकों आदिवासियों का निवास स्थान रहते आया है, और ये आदिवासी क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की जो दृष्टि से देश के विरल क्षेत्रों में से एक गिना जाता है। तो जिसमें जर्नली सी बात है कि छोटा नागपुर का पठार हमेशा ही पर्वतीय, पथरीली, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। किंतु प्रचुर मात्रा में खनिज अयस्क, लोह, मैग्नीज, चूना, पत्थर, कोयला आदि उपलब्ध होने की पिछली शताब्दी के दौरान अनेक औद्योगिक केंद्र और नगरों की स्थापना हुई। अब देखिए, छोटा नागपुर के विषय में बात करें तो काफ़ी पथरीली पर्वतीय क्षेत्र है और ऊबड़ खाबड़ तो है ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है काफ़ी जनसंख्या यहाँ पर है। कारण क्या है? यहाँ पर खनिज अयस्क है, लोहा है, मैग्नीज है, चूना पत्थर है, कोयला है, और इसके कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है काफ़ी यहाँ निवास करती है। तो कहते हैं जहाँ संसाधन होती है वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है नगर का जो है बसेरा बन जाता है। लो अयस्क कोयले की खदानें आसपास मिलने से बड़े उद्योग उपक्रमों एवं कारखानों के स्थापित होने का आकर्षण बना रहा है, और इस कारण लोहा तथा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, धातु क्रम उद्योग तथा यातायात में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बनाने के कारखाने यहाँ पर बखूबी खोले गए हैं। इस क्षेत्र में उत्तम गुणों के कोयला जो है उपलब्ध होने के कारण शक्तिशाली राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना भी हुई है, और इन केंद्रों से विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण दूर दराज के क्षेत्रों में भी किया जाता है। उदारीकरण के बाद से इस क्षेत्र में अनेकों विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी एवं भारतीय कंपनियां अपने अपने कारखानों एवं संयंत्रों को स्थापित करने में संलग्न है। देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र बेशक ही यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। कारण यही होता है कि यहाँ पर जो है मैग्नीज, चूना पत्थर, कोयला, इस सारे चीज़ों की जो उपलब्धता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को बना देता है। और कहते हैं जहाँ पर संसाधन होगा वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक सभी संसाधन उपलब्ध हो जाएगा, चाहे यातायात का साधन हो, चाहे वहाँ पर सड़क का बनाने का बात हो, नगर बसाने की बात हो, सब कुछ हो जाएगा। और ये छोटा नागपुर एक उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जनसंख्या जो है क्यों अधिक निवास करती है। बेशकली यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि कहते हैं 2 वक्त की रोटी यहाँ पर मिल जाती है, मेहनत मिल जाती है, और मेहनत करके अपने बच्चों को पेट भरने के लिए कार्य मिल जाता है। इसलिए इस क्षेत्रों में जो जनसंख्या अधिक होना स्वाभाविक बनाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कई क्षेत्र सपाट भी होते हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या विरल होती है, जनसंख्या होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। तो इन्हीं कारणों से भारत में जनसंख्या जो है वितरित है, और ये सब कारक थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिस पे हम विचार यहाँ पर किया, और काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे यहाँ पर हम चर्चा किए। अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो बहुत काफ़ी अच्छी बात समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर तिरपान स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। तो जितना शेयर कीजिएगा उतना समझ में आएगा। कहते हैं क्वेश्चन करके आप अच्छे मार्क्स कभी भी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप चैप्टर नहीं समझो। कहते हैं बहुत से वीडियो होते हैं जो क्वेश्चन आंसर दावा करते हैं कि पेपरों में ये आएगा, लेकिन उन्हीं पेपरों को आप करके अपने आप को बर्बाद करके रख लेती हो। तो दोस्तों, इस चक्रों में न पढ़ो, चैप्टरों को समझो। जब तक चैप्टर के नहीं समझोगे जब तक आपको पुण्य विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहते हैं पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता है कि तिरपान स्टैंडर्ड 8th क्लास से लेकर MA क्लास के बच्चों के लिए अग्रसर है। सभी वीडियो आपको उपलब्ध होगा प्लेलिस्ट में, जहाँ पर सिलेबस के अंतर्गत, चैप्टर के अंतर्गत और क्लास के अंतर्गत सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो देखिए, समझिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। और साथ में कुछ शिकवा है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कमेंट है, कुछ विचार है, कुछ आप रखना चाहते हो मेरे सामने, तो कमेंट अवश्य कीजिए।